बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 20 ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 21 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर हम जो बेसिक पोर्शन कवर करेंगे वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का है। एटम का स्ट्रक्चर शुरू वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया गया था, तो चूँकि स्मार्ट सिलेबस आपको पता चल रहा है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बस यही उसमें मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी वैल्यूज़ लिखी हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का कितना, इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास है। फिर आपको ये भी पता है कि जब हम मैसेस की बात करते हैं तो एटॉमिक लेवल पर जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में या यूनिफाइड एटॉमिक मास हम कहते हैं, दैट इज़ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 के कार्बन जो 12 है उसके मास की हम 1/12 रेशो लेते हैं, तो उससे कंपेयर करके पार्टिकल्स का मास निकालते हैं। तो यूनिफाइड एटॉमिक मासेस का जिक्र किया गया। ये सारी चीज़ें आपने चूँकि पहले केमिस्ट्री में या कहीं 9th क्लास फिज़िक्स में भी 10th क्लास फिज़िक्स में भी आप पढ़ते हैं, तो ये कोई इतनी सच इम्पॉर्टेंट या मुश्किल बातें नहीं हैं। सो हम बेसिक टॉपिक की तरफ, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या चीज़ है? हमारा जो नेचर है ना, और जो हमारा जो एक सराउंडिंग है, इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ना तो हमें चीज़ों में एक सिमेट्री नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों का मैं अलग अलग मास फाइंड करूं, फिर इन दोनों का कंबाइंड मास करूं, कंबाइंड मास मतलब इन दोनों को इकट्ठे मेजर कर लूं, तो इन दोनों का मास हमेशा आपस में इक्वल आता है। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरे पास सपोज मार्कर है ना, इस मार्कर के मैं पीसेस कर दूं, पहले पीसेस करने से पहले मैं इसका एज ए होल मास फाइंड करता हूं। लेट्स से इट इज़ 10 ग्राम। अब मैंने इसके पीसेस करूं, फर्स्ट पीस, इसके पीसेस करें, लेट्स से दिस इज़ पीस नंबर 2, ठीक, और फिर पीस नंबर 3, और ये 3 मैंने इसके पीसेस आपके सामने कर दिए। इन सब का आप अलग अलग मास फाइंड करके तीनों को ऐड करें ना, तो इन तीनों का मास फिर भी आपस में इक्वल रहेगा। तीनों का मास जो मतलब सेपरेट मास पार्टिकल्स का और जो कंबाइंड मास है इस पूरे के पूरे मार्कर का, इट ऑल विल बी द सेम। लेकिन इन केस ऑफ एटॉमिक लेवल्स ये मास सेम नहीं रहता। एटॉमिक लेवल्स पे ये मास चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करूं हीलियम को, तो हीलियम का मुझे पता है हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर मास 4। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं 4, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं दीज आर 4 पार्टिकल्स। दो इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 4। एटॉमिक मास इसका किसकी इक्वल है? 4। एटॉमिक मास असल में क्या होता है? नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन की स्ट्रेंथ को हम जी से डिनोट करते हैं, इसलिए जी प्लस एन, तो वो किसकी इक्वल आ जाता है? 4। अब अगर हम इस हीलियम के चारों पर जो एटॉमिक न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं इनका हम अलग अलग मास फाइंड करें, मतलब ये प्रोटॉन नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 2, उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 2। अब इन चारों का मैंने अलग अलग मास फाइंड किया और इनको आपस में मैं कर रहा हूँ ऐड। और न्यूक्लियस के अंदर जब मैं इनको देखूँगा तो ये चारों पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तो ये इनका कंबाइंड मास है। जब मैं इसको एक तराजू पे रख कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तराजू के ऊपर आपको कुछ ये सिचुएशन मिलेगी, ये जो बैलेंस है ये आपको यूं कुछ इस तरह का मिलेगा कि इस तरफ जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, इस तरफ जो मास होगा वो कम होगा। ये वाली जो पोर्शन होगा ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। मतलब जब आपने पार्टिकल्स का मास सेपरेटली फाइंड किया तो वो ज़्यादा आ रहा होगा, जब पार्टिकल्स का आप कंबाइंड मास फाइंड करेंगे तो वो कम होगा। अब ऐसा क्यों है? तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये क्यों हो रहा है इसका जवाब आगे मौजूद है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो इन चारों का मास जब सेपरेटली आप अलग अलग फाइंड करके इकट्ठा करेंगे मास तो वो ज़्यादा आएगा, जबकि इनका कंबाइंड मास न्यूक्लियस के अंदर वो कम आ रहा होगा। ये जो दोनों में डिफरेंस है इट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। और अगर इसको मैंने जनरली लिखना हो तो चेंज इन मास या मास डिफरेंस किसकी इक्वल होगा? चेंज इन मास विल बी इक्वल टू mass of protons
mass of protons प्लस mass of neutrons, ये मैंने रखे इस साइड पर, और मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा mass of combined nucleus। ये तो होगी पहली सिचुएशन। अगर इसको मैं लिखूं फॉर्मूले की फॉर्म में प्रॉपर, तब चेंज इन मैस किसके इक्वल होगा, या मैस डिफेक्ट या चेंज इन मैस एक ही बात है। सबसे पहले है मैस ऑफ प्रोटॉन, तो मैस ऑफ प्रोटॉन को मैं लिख देता हूँ MP, मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, और चूंकि प्रोटॉन है तो उसके लिए Z यूज़ किया जाता है। बहरहाल मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ द कंबाइंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैस ऑफ वन प्रोटॉन नहीं, क्योंकि एक प्रोटॉन तो नहीं है, प्रोटॉन्स की तादाद तो ज़्यादा भी हो सकती है, 3 4, न्यूट्रॉन भी ज़रूरी तो नहीं है कि कम के उतने ही हों जितने न्यूट्रॉन्स हैं, या न्यूट्रॉन्स की तादाद भी यूँ हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखते हैं, डेल्टा M मैस डिफेक्ट इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। मैस ऑफ प्रोटॉन को हम लिख लेते हैं Z इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन। ये मैस ऑफ प्रोटॉन किसका है, मैस ऑफ वन प्रोटॉन। Z साथ क्या लगा दी है, उनकी तादाद, मतलब 10 हैं तो 10 के 10 का कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा होगा, तो इसलिए Z इंटू MP प्लस ये क्या चीज़ है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर इंटू M इंटू N। तो ये फार्मूला मैं फिर से एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। इस फार्मूले में ये क्या चीज़ है, Z, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये A माइनस Z क्या चीज़ है, इट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z के इक्वल कैसे होते हैं, हमने असल में फार्मूला पढ़ रखा है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स को उधर जाकर माइनस कर दें, A माइनस Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन कितना होगा। अब देखें ना, यहाँ पर जो अगर मैं जिस तरह हीलियम के एग्जांपल दे रहा था, हीलियम के एग्जांपल के अंदर कितने पार्टिकल्स थे, टोटल 4 पार्टिकल्स थे। अगर हीलियम के मैस में जो डिफेक्ट आता है, सपोज 10 आता है, हीलियम के मैस के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ, लेट्स से इट इज़ 10। इसका मतलब हर एक पार्टिकल के अंदर कितना मैस डिफेक्ट आ रहा होगा। अब इसके टोटल पार्टिकल्स हैं 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 बनते हैं, तो मैंने टोटल डिवाइड भी किस पे कर दिया, 4 पे। मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, आंसर इज़ 2.5। इसका मतलब अगर टोटल का मैस 10 चेंज हो रहा है तो एक पार्टिकल का मैस कितना चेंज हो होगा, 2.5। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सपोज मैस डिफेक्ट है 20, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है लेट्स से 10 एग्जांपल के तौर पे। अब उसमें मैस डिफेक्ट पर पार्टिकल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, या पर पार्टिकल भी हम उसको कहते हैं, इसको हम पर न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। सो इस चीज़ नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन आपकी बुक पे एक मेंशन की गई है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या है कि मैस तो कम हो रहा है, मैस तो हमें पता है कम हो रहा है, लेकिन हर एक पार्टिकल का मैस कितना कम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैस डिवाइडेड बाय ए। ए क्या चीज़ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ए क्या चीज़ है, ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, उससे हमने इसको डिवाइड कर देना होता है। तो सो होल इक्वेशन बिकम्स, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर रीराइट कर दें, डेल्टा एम की जगह ZMP माइनस प्लस A माइनस Z इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन
प्लस mn mass of the combined nucleus। अच्छा ये mn mass of न्यूट्रॉन है, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। mass of the nucleus, कि ये जो combined nucleus का mass है इसकी बात हो रही है, डिवाइड बाय a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने पर हमें पता चलता है मास डिफेक्ट के ऊपर एक तरफ हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं मास डिफेक्ट की, एक तरफ हम एटम्स को प्लॉट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एटम्स को, और यहाँ पर हम पुट करते हैं एनर्जीज़ को। अकॉर्डिंग टू योर बुक कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं एनर्जी की 0.07, 0.08, 0.09। अब जब हम मास डिफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं ना, इन वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन भी लिखा गया। बहरहाल जब हम मास डिफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे मैक्सिमम मास डिफेक्ट हमें मिलता है आयरन के केस में। आयरन के केस में जब हम कर्व यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व हमारे पास कुछ यूँ बनती है, और यहाँ पर कर्व पे जो एलिमेंट अपेयर होता है, दिस एलिमेंट इज़ आयरन Fe। इसका मतलब आयरन का जो मास डिफेक्ट है वो मैक्सिमम है। जब आयरन का मास डिफेक्ट मैक्सिमम है तो इस बात का क्या मतलब होगा? अब इस बात का मतलब आगे चल के हम पढ़ेंगे। इस बात का मतलब होता है आयरन हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, कि जितना किसी एलिमेंट का मास डिफेक्ट होता है उतनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसी इक्वेशन को नेक्स्ट हम चल के लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी के केस में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है? अब देखें, आज तक आप लोग पढ़ते रहे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। अगर पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इतने ज़्यादा प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर लेते हैं? क्योंकि पॉजिटिव अब देखें ना, यूरेनियम के एटम के अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं, वो 92 प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाता, क्यों नहीं न्यूक्लियस टूट जाता? तो असल में वहाँ पर क्या चीज़ है, वो मास डिफेक्ट का जो फैक्टर है ना, वो इनको इकट्ठे किया हुआ है। अब मास डिफेक्ट का फैक्टर क्या किस तरह हेल्प करता है? असल में ये जो चेंज इन मास आया है ना, ये चेंज इन मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc², तो ये E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc² के मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं? दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये वो एनर्जी है जो एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने के बावजूद पॉजिटिव को इस हद तक रिपेल नहीं करता कि न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाए। तो यूँ ये एनर्जी की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये एनर्जी की कैलकुलेशन किस तरह से आप कर सकते हैं? अगर मैं इस एनर्जी को थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो सेम यही इक्वेशन अगर हम लिखें तो मास डिफेक्ट के केस में मैं c² से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं होल इक्वेशन को। सो mc² डेल्टा m c² इज इक्वल टू gmp, और साथ क्या रहेगा? c²। पूरी की पूरी इक्वेशन को हम c² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पर पार्टिकल एनर्जी फाइंड कर सकें कि पर पार्टिकल एनर्जी का कितना लॉस आता है। a माइनस जी इंटू mn, और साथ क्या रहेगा? c² प्लस मास ऑफ द होल न्यूक्लियस, साथ क्या रहेगा? c²। तो इतनी सॉरी यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस आता है। सॉरी फॉर दिस, ये मिस्टेक अपनी देख लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर माइनस का साइन था, गलती से उसको प्लस लिख दिया। सो यहाँ पर साइन अपेयर हो जाता है नेगेटिव का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ द इक्वेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है? दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कंबाइंस द न्यूक्लियॉन्स, कि वो एनर्जी जो तमाम तर न्यूक्लियॉन्स को जोड़े रखती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। आई नो न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें रिपल्शन का चांस कोई नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो इन पॉजिटिव चार्जेस की रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मास के अंदर डिफेक्ट आता है। वो मास असल में किस में कन्वर्ट होता है? बाइंडिंग एनर्जी में। और यही वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर तमाम तर एटम्स को, पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है।
अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करूं कि टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी इक्वल है, तो टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को भी ए पर डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन हो जाती है डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू जी एम पी सी स्क्वायर प्लस ए माइनस जी एम एन सी स्क्वायर माइनस एम एन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब ये सारी की सारी इक्वेशन क्या है, इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइडेड पर न्यूक्लियन, कि एक सिंगल न्यूक्लियन आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन की गई है बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम, उसको आपने खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है क्योंकि सारा डाटा गिवन है एज इट इज़, उसको सॉल्व करना है। फिर इसका ग्राफ, अगर आप इसके ग्राफ में देखें ना तो एक मरतबा फिर इस ग्राफ को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो इस ग्राफ के अंदर एक तरफ बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज़ हैं 10, 8, 6, 4, 2, 0 और साथ यहाँ पर एटॉमिक नंबर के ऊपर एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। जब हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व हमें कुछ इस तरह की मिलती है कि इस कर्व के अंदर सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद है दैट इज़ आयरन। एक मरतबा फिर यहाँ पर जो सबसे ऊपर मौजूद है ये एलिमेंट है आयरन। इसका मतलब आयरन का मास इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। सारी बात है, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आयरन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होने का मतलब, तो इसका मतलब ये है कि आयरन का न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। आयरन का न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। तो इसकी जो वैल्यू है आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवन जब हम कैलकुलेट करते हैं यूरेनियम के लिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और उसका जो मास नंबर है 238, तो इस मास नंबर के लिए यूरेनियम के लिए एनर्जी आती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर ये जो आयरन है ना, आयरन का मोस्ट स्टेबल होना क्या शो करता है। असल में आयरन का मोस्ट स्टेबल होना ये बात शो करता है कि हम इस ग्राफ को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो इधर वाले जो एटम्स हैं ये आयरन से कम स्टेबल है, इस साइड पर भी जो एटम्स हैं ये आयरन से कम स्टेबल है। अब हर एक एटम की ये कोशिश होगी कि वो स्टेबल होकर आयरन के बराबर आ जाए। हर एलिमेंट की ये कोशिश होगी कि वो इतना स्टेबल हो जाए कि वो आयरन के बराबर हो जाए। मतलब इन एटम्स की ये कोशिश होगी, ये जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले हैं जो यहाँ पर प्लेस होंगे, इनकी ये कोशिश होगी ये आपस में कंबाइन करके ये आपस में फ्यूज़ होकर आयरन बन जाए। और ये इनकी कोशिश ये होगी कि ये स्प्लिट अप होकर आयरन बनने की कोशिश करें। तो अगर यहाँ पर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ, सपोज ड्यूट्रियम है, तो ड्यूट्रियम के अंदर जब आप ड्यूट्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन ही है 1 और एटॉमिक मास इसका कितना होता है 2। अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें दो ड्यूट्रियम्स को, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये फ्यूजन रिएक्शन के बाद हीलियम बना देते हैं 2,4 और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब ये जो हीलियम बना रहे हैं एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं रिलीज़, इस बात को अब याद रखना है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इसी तरह इस साइड पर कोई एलिमेंट यहाँ पर 7.6 पे मौजूद है यूरेनियम, ये यहाँ पर शो करता है यूरेनियम फिशन रिएक्शन। फिशन के दौरान भी एनर्जी क्या होगी रिलीज़। इसका मतलब जब एनर्जी रिलीज़ होगी एटम किस तरफ जा रहा होगा, एटम स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, एटम विल बी अटेनिंग स्टेबिलिटी। अगर एटम स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है इसका मतलब वो आयरन के क्लोज़र जा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयरन है ये दरमियान में एक स्प्लिट कर देता है और ये स्प्लिशन ये शो करती है कि आयरन से आगे जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे फिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं और आयरन से जो पहले मौजूद हैं वो सारे के सारे फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। सो ये एक सिंपल सा टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास इफेक्ट। अब फिर इसमें एक ओवरव्यू जल्दी वो सुन लें कि मास इफेक्ट क्या चीज़ है, कि आम जो हमारी कॉमन या डेली लाइफ है उसके अंदर जब सेपरेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनका मास,
और जो कंबाइंड पार्टिकल्स होते हैं उनका मास हमेशा आपस में इक्वल आता है। लेकिन एटॉमिक लेवल पर ऐसा नहीं होता। जब एटॉमिक लेवल पर आप पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं और जब वो कंबाइन होते हैं तो दोनों केसेस में इनका मास सेम नहीं आता। मैंने एग्जांपल के तौर पर दी हीलियम के न्यूक्लियस का जो कंबाइंड मास है वो कम है। हीलियम के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अलग अलग अगर मास करके इकट्ठा किया जाए, सम अप किया जाए तो वो मास ज़्यादा आता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मास बीच में से कुछ अपेयर नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट, कि मास के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये जो मास डिफेक्ट है यही असल में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को जोड़ने के काम आती है। अब इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अप न्यूक्लियस, कि जितनी एक न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी तोड़ने के लिए भी चाहिए। और फिर हमने इसमें फाइंड की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, साथ ही साथ हमने फिर भी फाइंड की कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। तो इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पर न्यूक्लियॉन रिक्वायर होती है, पर न्यूक्लियॉन रिलीज़ होती है। तो इस चीज़ के फिर ग्राफ के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है आयरन को, कि आयरन से जो छोटे एटम्स हैं उनकी ये कोशिश है कि वो कंबाइन करने के बाद फ्यूजन रिएक्शन शो करवाएं, और जो आयरन से बड़े एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते हैं कि वो फिशन रिएक्शन शो करें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। कोशिश करना है कि इसके अंदर तमाम तर पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान सा टॉपिक है और इसका ऐसा आगे किसी टॉपिक के साथ लिंक नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।